Hello, my dear student. Welcome back to my channel Educational View by कांता भदौरिया। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। हम यूजीसी नेट के प्रोस्पेक्टिव से, बीकॉम थर्ड ईयर के प्रोस्पेक्टिव से, आयकर जो हमारा सब्जेक्ट है बीकॉम थर्ड ईयर का, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, आयकर के बारे में आज हम जानने वाले हैं। आयकर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, आयकर अधिनियम कैसे आया, फिर आयकर अधिनियम को कैसे लागू किया गया, क्या 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 उसकी ब्रीफ हिस्ट्री रही है, क्या आयकर में कौन सी आय को शामिल किया जाता है, कौन करदाता होते हैं, क्या निर्धारण वर्ष होता है, क्या पेन नंबर होता है, ऑल अबाउट हम सब कुछ जानने वाले हैं। ऑल अबाउट द इनकम टैक्स। इस वीडियो लेक्चर में 15 से 20 मिनट के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ओवरव्यू बताने वाली हूँ इनकम टैक्स का। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव है, जो आपके लिए ये मैं लेके आती हूँ नए नए इन्फॉर्मेटिव, चाहे जॉब अलर्ट हो, चाहे बीकॉम के सिलेबस हो, एमकॉम के सिलेबस से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो हो, तो वो आपको सबसे पहले मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं, इकाई 1 आधारभूत संकल्पना है। यहाँ पर इकाई 1 में हमें सारा कुछ दिया गया है, जैसे आय की परिभाषा है, मूल सिद्धांत है, व्यक्ति की परिभाषा है, निर्धारित यानी करदाता की परिभाषा है, कर स्थायी करदाता संख्या यानी पैन नंबर की परिभाषा है, कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष की आय, करारोपण, कुल आय की अवधारणा, लेखा विधि, सारांश इत्यादि सारी चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। तो जब हम ब्रीफ हिस्ट्री की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जब प्रारंभ हुआ था, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत ने कई फाइनेंशियल कंडीशन का सामना किया था। भारत में आयकर की शुरुआत वहीं से हो गई थी। 1860 में भारत में सर्वप्रथम आयकर की शुरुआत हुई। सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। सबसे पहला आयकर कब लगाया गया था? 1860 में अंग्रेजी शासनकाल के सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। आयकर की ब्रिटिश सरकार द्वारा आयकर का मुख्य स्रोत बनाया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1886 लागू किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वित्तीय कठिनाइयों के कारण अधिनियम में जो कमियां महसूस हुई, देखिए फ्रेंड्स, अधिनियम वही होता है, बार बार अधिनियम में कुछ कमियां सब समय के परिवर्तन के अनुसार हमें महसूस होती हैं, जिसको लेकर के हम नए अमेंडमेंट उसमें जोड़ते हैं, कुछ चीज़ें हटाते हैं, कुछ चीज़ें जोड़ते हैं, उसी को हम फिर नया अधिनियम के नाम से जानने लगते हैं। तो 1886 के उपरांत 1922 में एक नया आयकर अधिनियम लागू किया गया, जो 40 वर्षों तक कंटिन्यू चलता रहा। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत सरकार ने 1922 में के जो अधिनियम था उसमें भी कुछ कमियां महसूस की, जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। तो उन कमियों को दूर करने के लिए 1958 में एक विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इस आशय से सरकार ने 1958 में श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष कर प्रशासन समिति नियुक्त की। तो पहली समिति जो नियुक्त की गई स्वतंत्रता के बाद, वो श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी, जिसे प्रत्यक्ष कर ढांचे की जांच करना और प्रारूप प्रस्तुत करना था। और इस समिति के सुझावों पर अंततः पुराने आयकर अधिनियम को पूर्णतः बदलकर नया आयकर अधिनियम 1961 बनाया गया, जो कि अभी तक हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम अभी तक उसके नियमों का पालन कर रहे हैं।
और इस नए अधिनियम को 1 अप्रैल 1962 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1962 को इस अधिनियम को जो है लागू कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि आयकर अधिनियम 1961 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वह बोर्ड है जिसके द्वारा आयकर के अधिनियम या नियम बनाए जाते हैं। यह बोर्ड वित्त मंत्रालय की निगरानी में रहता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड आयकर अधिनियम के प्रशासन के लिए नियम बनाता है। इन नियमों को आयकर नियम 1962 भी कहा जाता है। इनकम टैक्स रूल्स 1962, जिसमें विविध फॉर्म और बनाने की विधि विस्तृत दी जाती है। नियम जनता के जानने, सूचना इत्यादि के लिए जो नियम लागू किए जाते हैं वो आपके किससे किए जाते हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के द्वारा परिपत्र निकाले जाते हैं, फॉर्मेट बनाए जाते हैं, फॉर्म्स निकाले जाते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा की जाती हैं। वित्त अधिनियम क्या है? आप यह अवश्य जानते हैं कि वित्त मंत्री प्रति वर्ष, जो वित्त मंत्री होते हैं हमारे देश के, वो प्रति वर्ष फरवरी के महीने में संसद में आगामी वर्ष के लिए आय व्यय का अनुमान प्रस्तुत करते हैं और इस ब्यौरे को बजट कहा जाता है। ये जो अनुमान प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बजट। तो कहने का मतलब ये है कि बजट जो है जब अमूमन फरवरी के महीने में संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि सबके लिए, देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण होता है और वित्तीय नीति निर्धारित की जाती है। सभी प्रस्तावों द्वारा वित्त संसद में सभी प्रस्तावों को वैधानिक बनाने के लिए बिल पेश किया जाता है और बिल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रावधान भी बनाए जाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, आयकर का एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। आयकर लगाने की विधि। आयकर वह कर है जो आय पर लगाया जाता है। किसी व्यक्ति के पिछले वर्ष की आय पर लगाए जाने वाले कर को, गत वर्ष की आय पर लगाए जाने वाले कर को आयकर कहते हैं, जो करदाता व्यक्तिगत वर्ष की कुल आय पर लगाया जाता है, जो कि एक निर्धारित वर्ष में लागू दरों के अनुसार निर्धारित की जाती है। यह दर आय के खंडों में विभाजित की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जिसे आयकर अधिनियम आयकर के आधार पर निर्धारित किया गया है। संबंधित वित्त अधिनियम। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आयकर है वो एक व्यक्ति की पिछले वर्ष की यानी गत वर्ष की कुल आय पर, आयकर की नज़रों में कुल आय की गणना अलग से की जाती है। आयकर विधि के अनुसार कुल आय की गणना अलग से की जाती है। उस कुल आय पर ही आयकर लगाया जाता है और नियम नए वर्ष के लगते हैं। कर निर्धारण वर्ष के नए नियम लगते हैं जो कि पिछले वर्ष की आय पर लगाए जाते हैं। वित्त अधिनियम 2019 की कर मुक्त आय सीमा को 2019 में कर मुक्त आय सीमा को कितना कर दिया गया था? 2,25,000 रुपये कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा 4 लाख हो चुकी है, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए है, एक व्यक्ति करदाता के लिए है। आयकर अधिनियम 1961 में संपूर्ण भारत में लागू होता है। इस अधिनियम में 400 से अधिक धाराएं हैं। धारा 1 से लेकर 298 तक और 14 इसमें अनुसूचियां हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आय क्या है, आय की क्या अवधारणा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आय हमारी नज़रों में, भले ही हम एक व्यवसाय कर रहे हैं तो 50,000 रुपये कमा रहे तो वो हमारी आय है, लेकिन आयकर की नज़रों में हमारी कुल आय कुछ और है। जैसे कि हम व्यवसाय से भी पैसा कमा रहे हैं, फिर हमें कहीं से डोनेशन भी मिल रहा है, तो वो कुल आय की परिभाषा आयकर की नज़रों में अलग होती है, जिसको हम आयकर की अवधारणा कहते हैं।
आय के बारे में स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है कि आय का तात्पर्य आय की गणना कैसे की जाती है, इस अध्ययन में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आय की परिभाषा क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आयकर अधिनियम की किस धारा में आय की परिभाषा दी गई है। तो आयकर के अध्ययन में आय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति की आय पर कर लगाया जाता है। वास्तव में आयकर अधिनियम की विषय सामग्री आय ही है, किंतु आयकर अधिनियम में आय शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अधिनियम की धारा 224 केवल इस बात का संकेत करती है कि आय में क्या क्या शामिल करना। तो एक कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं दी गई है आयकर अधिनियम में कि आय क्या है, इसको हम आय कहेंगे, उसको हम आय कहेंगे। वो कह रहा है कि हमने एक क्राइटेरिया दे रखा है, उसमें हमने आय को बता रखा है कि भाई ये हमारी नज़रों में आय है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात अगर हम करें तो कोई लाभ की रकम, अगर आपको कोई लाभ की रकम मिल रही है किसी चीज़ से, लाभांश निम्नलिखित के द्वारा एक स्वेच्छा पूर्वक प्राप्त चंदों से आय, किसी चंदे से अगर आपको आय प्राप्त हो रही है दोस्तों, किसी चंदे से आपको आय प्राप्त हो रही है, तो वह आपकी कौन सी आय है, आयकर में गिनी जाने वाली आय है। ऐसे ट्रस्ट अथवा जिनकी स्थापना धार्मिक पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए हुई, धार्मिक ट्रस्ट जैसे कि NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनसे प्राप्त आय, वैधानिक शोध संघ, खेल कूद संघ से प्राप्त आय, फिर उसके बाद आधारभूत सिद्धांत पुण्यार्थ कोष, पूर्णतः सार्वजनिक धार्मिक पुण्यार्थ, यानी कि कोई भी ट्रस्ट है उससे प्राप्त आय आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद कोई विश्वविद्यालय है, कोई विद्यालय है, कोई शैक्षणिक संस्थान है, हॉस्पिटल है, कर्मचारी को कोई अनुलाभ, कोई भत्ता मिल रहा है, वेतन के अलावा कोई एक्सेस मिल रहा है, तो वो कर्मचारियों के लिए भारतीय इकाई प्रन्यास, कोई भारत की कोई ऐसी इकाई है जो अधिक लाभ कमा रही है, उससे आपको कर निर्धारण वर्ष में आयकर मुक्त है। किसी सहयोगी फंड, यूनिट, ऐसे बहुत सारा क्राइटेरिया इसमें नीचे दिया गया है। देखिए जैसे कंपनी के संचालक और कंपनी के सावधान, अगर क्या होता है कभी कभी कि कंपनी का संचालक जो होता है, रिश्तेदार को कंपनी से प्राप्त लाभ या अनुलाभ, किसी कंपनी से लाभ प्राप्त हो जाता है, प्रतिनिधि करदाता द्वारा प्राप्त लाभ, अनुलाभ, सीमा शुल्क की वापसी, कर योग्य संतुलित चार्ज, फर्म से साझेदार को प्राप्त वेतन, बोनस इत्यादि। फिर लॉटरी, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, लॉटरी, घुड़दौड़, ताश, वर्ग पहेली, खेल आदि से प्राप्त आय, आकस्मिक आय। तो ये सारी जो आय हैं वो आय की क्राइटेरिया में ली जाती हैं आयकर अधिनियम में। यहाँ 21 नंबर पे अगर आप देख पा रहे हैं, कोषों के अंशदान के लिए कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि, जैसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत कोई कोष है, श्रम कल्याण के लिए स्थापित कोई कोष है, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड है, आयात नियंत्रण आदेश 1995 के अंतर्गत मिले हुए लाइसेंस से लाभ है, भारत सरकार की निर्यात संबंध में किसी योजना के अंतर्गत प्राप्त नगद सहायता है, गैर रिश्तेदारों के बिना प्रतिफल के 50,000 रुपये से अधिक की रकम है। कीमैन पॉलिसी, बहुत अच्छा ये एक कीवर्ड है फ्रेंड्स, ये आपको जानना चाहिए। कीमैन बीमा पॉलिसी क्या होती है, इसमें बोनस की राशि भी सम्मिलित है, ठीक है। कीमैन बीमा पॉलिसी उस पॉलिसी को कहते हैं जो किसी करदाता द्वारा अपने व्यवसाय में कार्यरत किसी कर्मचारी या करदाता के व्यापार से संबंध रखने वाले, यदि करदाता जो व्यापार व्यवसाय करता है उसका कोई कर्मचारी है या व्यापार से संबंध रखने वाला कोई घनिष्ठ व्यक्ति है, उसके जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी को कीमैन बीमा पॉलिसी कहते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, आय के अंतर्गत सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों के साथ बैंकिंग व्यवसाय शाखा सुविधाएं संचालित करने से उत्पन्न लाभ, आकस्मिक आय की अधिकतम राशि 10,000 से ऊपर
कर मुक्त होती है, 10,000 तक कर मुक्त होती है। कोई भी राशि 10,000 से अधिक है तो अन्य आय में शामिल की जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपने जाना कि आय क्या है, आयकर की नज़रों में आय क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, आयकर जो है वो हमारे देश की इनकम का मेन सोर्स माना जाता है। ये जो है आपका प्रति व्यक्ति आय से जो हमें कर मिलता है उससे हमारे सरकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को इससे सरकार की योजनाओं को सुचालित करने के लिए फंड दिया जाता है। तो आयकर बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है हमारी गवर्नमेंट का। अब हम बात करते हैं व्यक्ति। तो देखिए फ्रेंड्स, आयकर में एक व्यक्ति की क्या परिभाषा है। आयकर अधिनियम की धारा 231 में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों की सूची निम्नानुसार है। देखिए, एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल, एक पर्सन जैसे रमेश, सुरेश, उमेश, नीता, अनीता, जो इंसान है एक सिंगल। एक हिंदू अविभाजित परिवार HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि अभी तक एक साथ रह रही है, एक संयुक्त परिवार है जो सेपरेट फैमिली नहीं है और वो कोई व्यवसाय करती है, उसकी जो इनकम है उस पर कर लगाया जाता है। एक कंपनी, एक साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म अगर है। व्यक्तियों का संघ AOI, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कई व्यक्ति मिलकर एक संघ चला रहे हैं, एक ट्रस्ट चला रहे हैं, एक सहकारी समिति चला रहे हैं। एक स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिका हो गया, जिला परिषद हो गया, कोई ऐसा प्राधिकरण जो गवर्नमेंट के अधीन चल रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त कानून द्वारा मान्य कृत्रिम व्यक्ति, कोई कानून द्वारा कृत्रिम व्यक्ति, जैसे कंपनी भी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इस प्रकार इंडिविजुअल की परिभाषा दी गई है। सो फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी एक व्यक्ति की परिभाषा। तो एक व्यक्ति में 7 प्रकार के लोग आते हैं। पहला है कोई भी इंडिविजुअल, राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी। दूसरे में आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरे में आती है कंपनी, अब पार्टनरशिप फर्म, AOI, व्यक्तियों का समूह। एक स्थानीय प्राधिकरण, कोई भी आपका प्राधिकरण हो सकता है, और उपरोक्त कृत्रिम व्यक्ति। तो ये 7 प्रकार की कैटेगरी के लोग हैं जो आयकर की नज़रों में करदाता होते हैं। व्यक्ति की परिभाषा का मतलब क्या है, ये आयकर की नज़रों में करदाता होते। तो अभी तक हमने क्या जाना, धारा 224 में आय की परिभाषा दी गई है और धारा 231 में व्यक्ति की परिभाषा या करदाता की परिभाषा दी गई है। अब देखिए, करदाता है ना, व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। करदाता क्या है? निर्धारित करदाता की परिभाषा अधिनियम 1961 की धारा 27 में करदाता की परिभाषा दी गई है। ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान करने का दायित्व होता है, करदाता कहलाता है, जिसको हम असेसी बोलते हैं फ्रेंड्स, असेसी। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आय करारोपण संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई हो। अच्छा फ्रेंड्स, हमने ऊपर जो देखा है वो भी करदाता के ही प्रारूप हैं, लेकिन वो करदाता कब कहलाते हैं, जब उनकी आय आयकर अधिनियम के स्लैब के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर करदाता से मतलब उस व्यक्ति से है जिसकी आय आयकर के स्लैब के क्राइटेरिया में आती है। ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी अन्य व्यक्ति की आय के संबंध में कर देता हो, ऐसा व्यक्ति जिसको कर वापसी लेनी हो, वो भी आपका करदाता कहलाता है। सॉरी फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आयकर के
करदाता निर्धारण वर्ष और आयकर में कौन कौन सी आय की गणना की जाती है, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को और लंबा ना करते हुए हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आयकर के और भी बातों को जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड नाइट।